नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। जी, राजस्थान की इस खास पेशकश में हम हर बार एक विषय विशेष पर आपके साथ वरिष्ठ डॉक्टर को लेकर के आते हैं, जो उस विषय के बारे में आपको तफसील से जानकारियां देते हैं। क्या उसकी बीमारियों के लक्षण हैं, क्या बचाव हो सकते हैं और किस तरह से निदान हो सकता है, जिससे आप जीवन भर के लिए इन बीमारियों से उबर सकते हैं। तो आज के शो में हम मिर्गी रोग पर बात करने वाले हैं, जिसे अंग्रेजी में एपिलेप्सी भी कहते हैं। और आज संयोगवश विश्व एपिलेप्सी अवेयरनेस डे यानी विश्व मिर्गी जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। दुनिया भर में इसे मनाया जा रहा है। तो इसमें जागरूकता फैलाने का काम देश विदेश की संगठन, संस्थाएं और चिकित्सक समुदाय करता है। तो इसी को लेकर के हमारे साथ आज एसएमएस के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मनीष अग्रवाल इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे, जो आपको बताएंगे कि किस तरह से मिर्गी की शुरुआत होती है, क्या इसके लक्षण होते हैं और कैसे आप इसका निदान कर सकते हैं। उन तमाम विषयों पर बात करेंगे। सीधा आपको डॉक्टर साहब से रूबरू करा देते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है डीडी राजस्थान के प्लेटफॉर्म हेलो डॉक्टर पर। तो आज जो विषय है वो आपकी एक्सपर्टी का विषय है, मिर्गी रोग, एपिलेप्सी। सबसे पहला सवाल तो ये होगा, जो तमाम दर्शकों की भी इस वक्त देख रहे दर्शकों की भी चाहत होगी, जो इस बीमारी से कहीं ना कहीं अनुभव कर चुके हैं, परिवार में किसी तरह का मामला उन्होंने देखा है, सुना होगा। क्या होती है एपिलेप्सी? क्या मिर्गी रोग होता है? कहाँ से शुरू होता है? किस तरह के लक्षण इसके सामने आते हैं? एक एक करके जरा आप तफसील से दर्शकों को समझाइए कि मिर्गी रोग है क्या। देखिए, मिर्गी रोग भी एक बीमारी है। जैसे अपने शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ना या डायबिटीज़ होना या इस तरह की कोई बीमारी है, तो इसी तरह से मिर्गी रोग भी एक बीमारी है। और मिर्गी के जो साधारणतया जो लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं वो इस तरह के होते हैं कि मरीज को अचानक हाथ पैर में अकड़न आ जाती है, चेहरा टेढ़ा हो जाता है, आँखें ऊपर चढ़ जाती हैं और वो ज़ोर ज़ोर से झटके मारने लगता है। इसके साथ ही मरीज कई बार बेहोश हो जाता है और बेहोशी के साथ साथ मुंह से या तो थूक निकलने लगता है और साथ साथ ब्लैडर बाउल जो है वो भी पास हो जाते हैं। तो ये एक मिर्गी रोग का जो सबसे कॉमन जो चीज़ अपने को देखने को मिलती है वो ये मिर्गी का प्रकार होता है जिसको अपन देखते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों के अंदर इस तरह का मिर्गी रोग भी पाया जाता है कि बच्चे जैसे पढ़ते पढ़ते या कुछ करते करते या खेलते खेलते अचानक बिल्कुल गुमसुम हो जाते हैं। उनको ये पता नहीं रहता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है और इसकी वजह से वो सडनली बेहोश होकर गिर जाते हैं और 1 मिनट बाद उनको वापस होश आ जाता है। इस प्रकार की मिर्गी को अपन एब्सेंस सीजर कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो ओल्ड एज के अंदर होते हैं वो भी डायबिटीज़ या इस तरह की कोई मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी की वजह से भी दौरे आ सकते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, कई बार आपके सिर्फ एक अंग में ही दौरा आता है, कई बार आपका सिर्फ हाथ फड़फड़ाता है या कभी सिर्फ पैर फड़फड़ाता है या कई बार चेहरे के ऊपर ही केवल फड़फड़ाहट आकर के और रह जाती है। तो इस प्रकार से कई तरह की मिर्गी होती हैं और वो अपने को मरीजों के अंदर देखने को मिलती है। सब ये आपने लक्षण बताया एक तरह से कि एक शारीरिक तौर पर जो लक्षण सामने आ सकते हैं। मैं चाहूँगा कि दर्शकों को जरा ये भी समझाइए, आप जो शुरुआत होती है मस्तिष्क में, जो शुरुआत होती है वो किस तरह से होती है? संरचनात्मक बदलाव क्या होता है जिसमें एक सामान्य इंसान और एक मिर्गी रोग युक्त इंसान में जो डिफ्रेंशिएट करता है, वो ज़रा दर्शकों को समझाइए। देखिए, मिर्गी जो आती है वो ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से आती है। ब्रेन की सारी फंक्शनिंग इलेक्ट्रिकल जो डिस्चार्जेस होते हैं, न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग होती है, उसके ऊपर निर्भर करती है। यदि उसमें किसी भी कारण से एबनॉर्मल डिस्चार्ज उत्पन्न होते हैं तो वो एक ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल सर्किट बना देते हैं। अब जब वो एबनॉर्मल सर्किट बनता है तो उसकी वजह से मरीज को दौरे आ सकते हैं। जब ये दौरे आते हैं तो जो मैंने आपको लक्षण बताए वो प्रकार के लक्षण आते हैं। कई बार कुछ मरीज इसके अंदर ये भी बताते हैं, जैसे कि सर में दर्द होना, अचानक किसी प्रकार की बदबू आ जाना, कोई सपने टाइप की फीलिंग आना, इस तरह की फीलिंग आना कि जैसे आसपास कुछ और घटित हो रहा है। इस तरह की फीलिंग्स भी मरीज पूरी तरह के दौरे आने के पहले कई बार बताते हैं। ये भी संभव है। जी, हम दर्शकों को भी बता दें कि आप सीधा डॉक्टर साहब से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो आप नोट कर सकते हैं, 0141 270 4098, 0141 270 4999। इन दोनों नंबर पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और डॉक्टर साहब से सीधे ही सवाल पूछ सकते हैं। और आप अपने स्क्रीन पर भी इस वक्त पर देख रहे होंगे जो नंबर है वो इस वक्त पर प्रसारित हो रहा है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल यही होगा कि जो आपने बताया किस तरह से संरचनात्मक बदलाव मस्तिष्क में होता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और डिस्चार्ज की आप बात कर रहे थे उसमें क्या बदलाव आता है, इसके चलते मिर्गी एपिलेप्सी के सीजर्स होते हैं। अब
सबसे पहले यही जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, दर्शक और मैं भी जानना चाहूँगा पर्सनली, आप बताइए कि किस तरह से सरल भाषा में लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक आम तौर पर सिर दर्द, चक्कर आना और फिर मिर्गी के लक्षणों के तौर पर चक्कर आना, कैसे लोग डिफ्रेंशिएट करें? देखिए, जब भी मिर्गी का रोग होता है तो उसके अंदर सिर्फ चक्कर आकर के नहीं रहता है मरीज। उसके अंदर अगर फुल ब्लोन मिर्गी है जिसके अंदर की पूरे हाथ पैर के अंदर झटके आकर के और थूक वगैरह निकल रहा है तो मरीज उसके अंदर डेफिनेटली बेहोश होगा ही होगा। और जबकि सामान्यतः सिर्फ चक्कर आने के अंदर मरीज बेहोश नहीं होता, और सामान्यतः सिर्फ चक्कर आना मिर्गी रोग भी नहीं होता है ना। तो ये बिल्कुल एक क्लियर कट डिफरेंशिएशन है। मिर्गी के अंदर या तो झटके आएंगे या एब्सेंट सीजर टाइप से मरीज बेहोश होगा, या फुल ब्लोन सीजर आकर के या फिट्स आकर के मरीज बेहोश होकर गिर जाएगा। जबकि सिर्फ चक्कर आना मिर्गी होना नहीं होता है। सर, ये जो लक्षण आपने बताया ये आयु के साथ में, आयु के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लोग, या फिर बच्चों में अलग तरह से लक्षण होते हैं, बड़ों में, बुजुर्गों में, या समान लक्षण होते हैं किसी भी आयु विशेष में? देखिए, मिर्गी के लक्षण जो है मिर्गी के कारणों पर निर्भर करता है। अगर उसके अंदर कोई जनरलाइज्ड डिजीज़ है तो उसके अंदर जनरलाइज सीजर ही आएगा। बच्चों के अंदर थोड़े से डिफरेंट टाइप के सीजर्स होते हैं, वो एब्सेंट सीजर या पेटिटमाल सीजर या इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट तरीके से शो करती हैं। जैसे एब्सेंट सीजर में मैंने आपको बताया कि बच्चा कुछ करते करते अचानक गुमसुम हो जाएगा, अचानक बेहोश होकर गिर जाएगा, उसमें ज़ोर से झटके आने वाला और दौरे आने वाली चीज़ नहीं होगी। लेकिन जनरली जो कॉमन सीजर अपने को देखने को मिलता है वो जो अपन लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं सब मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, तो उसके अंदर हाथ पैर मारना, थूक निकलना, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। जी, तो शुरुआती तौर पर अगर किसी परिवार में बच्चा या फिर कोई वयस्क इस से ग्रसित हो रहा है तो जो आसपास के लोग हैं, परिवारजन हैं, डॉक्टर साहब क्या नज़र रखें किसी मरीज को लेकर के कि कब उनको लगे कि भाई अब इनको चिकित्सक को दिखाना चाहिए? देखिए, मिर्गी का दौरा तो ऐसी चीज़ है कि जैसे ही वो आएगा तो डेफिनेटली आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि मरीज बेहोश होगा या गिर जाएगा या उसके झटके आएंगे ज़ोर से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस समय इस बीमारी को इग्नोर ना करें। और जो अपने समाज के अंदर एक मान्यता है कि ये कोई भूत प्रेत का असर है या इसके लिए टोना टोटका करा लो, ये सब चीज़ें गलत है। इसका अपने को एक प्रॉपर विशेषज्ञ को दिखा करके ढंग से इलाज कराना चाहिए, क्योंकि दवाई के द्वारा इन सीजर्स को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है और व्यक्ति अपनी सामान्य ज़िंदगी जी सकता है। तो जैसे ही दौरे आना यदि आता है तो आप अपने आसपास में जो भी इसके संबंधित विशेषज्ञ हों उनको ज़रूर जाकर के दिखाएं और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। न कि अपन ये करें कि अपन किसी नीम हकीम के पास चले गए, अपन ने टोना टोटका करा लिया या झाड़ा लगवा लिया। ये सारी चीज़ें मरीज को ठीक नहीं करती हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही बुनियादी पॉइंट आउट किया है जो वाकई सामाजिक एक तरह से कहें कि जड़ता रही है इसको लेकर के, सोशल स्टिग्मेटाइज भी किया जाता है इसको लेकर के। काफ़ी लोग इसीलिए बचते हैं सामने आने से, डॉक्टर्स को दिखाने से, या फिर सामाजिक रूप से कहीं पता नहीं लगे तो थोड़ा उनको शर्मिंदगी महसूस होती है कि फला परिवार में या फिर फला घर में इस मरीज़ को या फिर इस परिवारजन को मिर्गी के दौरे आते हैं। इसलिए ही कहीं ना कहीं झाड़ फूक और ओझा और इस तरह के ट्रीटमेंट्स की तरफ लोग चले जाते हैं जो सुलभ इसका दावा भी करते हैं। लेकिन वो बिल्कुल आपने इस भ्रांति को दूर किया। ग्रामीण परिवेश में अक्सर मैं एक थोड़ा रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था, इंटरनेशनली कहा गया है कि ये इसमें काफ़ी रूरल और अर्बन भी डिवाइड देखने को मिलता है एपिलेप्सी में, कि ग्रामीण परिवेश में जो रह रहे हैं, ग्रामीण ज्योग्राफी में या फिर भौगोलिक क्षेत्र में लोग रहते हैं, वहाँ इस तरह के मामले ज़्यादा आते हैं। तो जब मामले ज़्यादा आ रहे हैं तो क्या, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वहाँ पर ट्रीटमेंट को लेकर के सुचारू व्यवस्थाएँ हैं? क्या सिर्फ फिजिशियंस को दिखाने तक के काम चल जाएगा या फिर किसी ब्रेन विशेषज्ञ या फिर एक तरह से कहीं न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए? और ये इस तरह का भेद क्यों है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में? देखिए, इस तरह का भेद वैसे सामान्य तौर पे नहीं देखा जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई बार क्या होता है, जो अपना ग्रामीण परिवेश है उसके अंदर मरीज इस बीमारी के लिए इलाज के लिए जाने में डरते हैं। वो इसका कारण जो अपना सामाजिक कारण है ना, वो अधिक है रेदर देन कि फैसिलिटी अवेलेबल है। एक MBBS डॉक्टर भी मिर्गी के दौरे का इलाज कर सकता है ना। तो इसके लिए जो समस्या है ग्रामीण परिवेश में वो ये है कि इसको एक स्टिग्मा के रूप में लेते हैं और अपन उसके जो है ना वो झोला छाप जो है इलाज कराते हैं, टोना टोटका कराना, अपना ये झाड़ फूक कराना,
इसलिए क्या होता है कि जब उनके नंबर्स निकाले जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो ऐसा पाया जाता है कि ग्रामीण परिवेश में ये ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर डायग्नोस्टिक्स कम है और पेशेंट जो है डॉक्टर के पास पहुँचते कम है, इसलिए समस्या रहती है ये चीज़ की। जी सर, मैं फिर एक बार दर्शकों को फिर से बता देते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो नंबर स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं 0141-270-4098 और 270-4999, इस नंबर पर आप सीधे कॉल कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, ज़रा ये बताइए कि जिस तरह से मिर्गी के जब अगर लक्षण सामने आने लगें और डॉक्टर्स के साथ में उपचार भी चल रहा हो, तो क्या व्यक्ति एक सामान्य जीवन लीड कर सकता है या फिर एक तरह का उसको पशुपेश की स्थिति रहती है कि कभी भी दौरा पड़ सकता है और उसको, चाहे वो नौकरी पेशा है या फिर बच्चा कोई पढ़ाई कर रहा है, तो दिक्कतें पेश आती हैं, या फिर कोई संतुलन साधा जा सकता है? नहीं, इसमें डेफिनेटली संतुलन साधा जा सकता है। आप यदि अपने विशेषज्ञ डॉक्टर से बात करेंगे तो वो आपको आपके जॉब प्रोफाइल के हिसाब से दवाई लिख करके दे सकते हैं। यदि जैसे मान लीजिए आपको दिन में ज़्यादा अवेक रहने की ज़रूरत है और रात को आप प्रॉपर स्लीप ले सकते हैं, तो वो इस तरह की दवाई आपको दे सकते हैं जो दिन में आपका दौरा तो कंट्रोल करेगी, पर आपको उसकी वजह से नींद नहीं आएगी। और रात को वो इस तरह की दवाई दे सकते हैं जो कि दौरा भी कंट्रोल करेगी, आपको प्रॉपर नींद भी आएगी। तो ये सारी चीज़ें ट्रीटमेंट के साथ में संभव है। और आजकल इतनी अच्छी ड्रग्स अवेलेबल हैं कि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए, तो हम तो जैसे देखते हैं यंग फीमेल्स होती हैं, उनको भी हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, बाकायदा चाइल्ड बियरिंग भी होती है, बच्चे भी ठीक होते हैं, सारी चीज़ जो है एक व्यक्ति अपनी नॉर्मल लाइफ अच्छी तरीके से जी सकता है। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना जो है वो ज़रूरी है इसके अंदर। जी, बिल्कुल, किसी भी रोग के लिए उसका समुचित निदान तभी हो सकता है जब उसका उपचार किया जाए और इलाज लिया जाए, यही आपने पॉइंट आउट किया। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और दर्शक इस वक्त पे निश्चित रूप से जानना चाहेंगे कि जो अवस्थाएं होती हैं मिर्गी की, किसी भी बीमारी के स्टेजेस होते हैं, इसमें किस तरह की स्टेजेस होते हैं मिर्गी को लेकर के, या फिर अगर मान लीजिए शुरुआत में लक्षण आए आपने वहीं रोक लिया, या फिर ये किसी तरह का इसका दूसरे अंगों को भी ये चपेट में लेता है, कुछ इस तरह का भी इस बीमारी में भी है? नहीं, मिर्गी जो बीमारी होती है उसके कई सारे कारण होते हैं और मिर्गी का जो ट्रीटमेंट होता है वो उन कारणों के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे किसी के जन्मजात जो है ये बीमारी हो सकती है, किसी के कोई इन्फेक्शन की वजह से ये बीमारी हो सकती है, किसी के कोई चोट लगने से ये बीमारी हो सकती है, किसी के कोई ट्यूमर होने से ये बीमारी हो सकती है। हर जो कारण है मिर्गी का उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि जन्मजात है मिर्गी तो हो सकता है आपको बहुत लंबे समय तक दवाइयाँ लेनी पड़े। यदि और किसी कारण से है तो जब वो आपका कारण ट्रीट हो जाए तब उसके बाद आपको हो सकता है कुछ समय बाद आपकी दवाइयाँ भी बंद हो सकती हैं। जी, तो क्या सर, जो आपने कहा कि दवाइयाँ भी बंद हो सकती हैं, आदमी कंप्लीटली इससे उबर भी सकता है? बिल्कुल उबर सकता तो है। क्या अचानक किसी तरह के कई बार हादसे होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं या हेड इंजरीज होती है, स्पोर्ट्स में भी इंजरीज होती हैं लोगों को, तो क्या इस तरह की जब कोई इंजरीज हो तो क्या इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो अपेक्षाकृत रूप से वो इंसान मिर्गी के चपेट में भी आ सकता है? बिल्कुल 100%। अगर सर में चोट लगती है तो देर इज़ ए 5 to 10%, मतलब 5 से 10% ये संभावना होती है कि आगे चल के उसको कभी मिर्गी रोग हो सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर अपने यहाँ इंडिया में जनरली ये ट्रेंड है कि जब भी कोई सर की चोट का मरीज होता है तो उसको अपन प्रोफाइलेक्टिकली, मतलब प्रिवेंशन के हिसाब से अपन मिर्गी की दवाइयाँ देते हैं और हम उनको ऑब्जर्व करते हैं। कई मरीजों के अंदर 6 महीने तक देने के बाद में बंद कर दी जाती है, कुछ मरीजों को थोड़ी ज़्यादा लंबे समय तक ज़रूरत पड़ती है तो उनको उस हिसाब से देते हैं। वो चोट के ऊपर निर्भर करता है किस प्रकार की चोट है, उसी के हिसाब से अपने को दवाई का समय तय करना पड़ता है। तो सब क्या अगर इस तरह की चोट से ग्रस्त कुछ लोग हुए हैं तो क्या उनको विशेष तौर पर एहतियात बरतने की ज़रूरत पड़ती है? उनको एहतियात ज़रूर बरतनी चाहिए। इसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपने 2 से 3 साल तक मेडिकेशन नहीं लिया और एक बार आपको मिर्गी रोग डेवलप हो गया तो इसकी बहुत अधिक संभावना है कि आपको जीवन पर्यंत जो है ये दवाइयाँ लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए आपको पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत अधिक आवश्यक है। जी, और सब अगर मान लीजिए मिर्गी किसी को, कोई रोगी अगर इससे ग्रस्त है, प्रोफेशनल लाइफ में है या फिर स्कूल में है या फिर मान लीजिए कि वो अपना आम जीवन जी रहा है, लेकिन वो किस किस गतिविधियों से उसको बचाव करना चाहिए? मसलन एक जो फोकस एक्टिविटी होती है जहाँ से ब्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्या उनको उसे रोकना चाहिए, क्या उसमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए? मसलन अगर आप कार ड्राइविंग को लेकर के बात कर लें या फिर किसी तरह के ऐसी फोकस एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा मानसिक एकाग्रता की ज़रूरत होती है, उन सब चीज़ों से बचना चाहिए? देखिए, ऐसा होता है कि यदि अगर अपन प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप अपनी सारी
जनरल नॉर्मल एक्टिविटीज सारी कर सकते हैं, इवन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप ड्राइविंग भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मिर्गी को ट्रिगर करती हैं। जैसे आप दवाई भी ले रहे हैं, तो अगर आप अल्कोहल लेंगे या निकोटीन लेंगे तो उससे मिर्गी ट्रिगर होने की संभावना रहती है। इसी के साथ में यदि जैसे मान लीजिए आप बहुत हाई लाउड म्यूजिक में जाएंगे तो उससे मिर्गी ट्रिगर होने की संभावना रहती है। आप जैसे कोई या यदि जैसे बहुत लंबे समय तक आप फ्लैशी लाइट्स होती हैं, जैसे अपनी स्टूडियो की लाइट्स हैं, या जैसे कोई आप डिस्को में जाते हैं वो लाइट्स होती हैं, या शादियों में जाते हैं, तो उनसे भी मिर्गी ट्रिगर होने की संभावना रहती है। इसी प्रकार से जो वीडियो गेम्स होते हैं, जैसे फोन्स के ऊपर बच्चे कई बार जो है ये गेम्स वगैरह खेलते हैं, बिल्कुल, उससे भी मिर्गी ट्रिगर होने की संभावना बिल्कुल। और आज की तारीख में मैं आपसे इसी सवाल पर आना चाह रहा था डॉक्टर साहब, जब जो स्क्रीन टाइम बढ़ा है खासतौर पर लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल के जरिए, इसमें कितनी दिक्कत पेश आ सकती है? ऐसे एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए और सीधा सवाल पूछ सकते हैं सर से आप। मेरा नाम कानाराम है जी। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर हम विराटनगर तहसील है, कोटपुतली बहरोड, जी, ग्राम पंचायत बड़ोदिया। जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है सर, मैं पहले तो आपको बहुत नमस्कार। जी, नमस्कार। सर ये मेरा बड़ा बच्चा है, 24-25 साल का है, तो मैं आपको लाइव देख रहा हूँ टीवी पे जी। तो उसके आप बता रहे हैं ना जो लक्षण मेरे बच्चे को होते हैं, और मैं वही झाड़ फूंक के चक्कर में लगा हुआ हूँ। मैं क्या, मेरे को सही राय बताऊंगा? बिल्कुल, सर ने अभी आपको जवाब दिया था हालांकि पहले, लेकिन फिर से आपके सवाल का जवाब देंगे। बहुत धन्यवाद, आपने कॉल किया और अपना बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। सर वही समस्या जिसको हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि एक सोशल स्टिग्मा है और लोग सीधा झाड़ फूक ओझाओं के चक्कर में जाते हैं कि इससे ठीक हो जाएगा। वो सिर्फ शारीरिक लक्षणों पर ये नहीं जाता कि अंदर क्या चल रहा है शरीर में, और वही सवाल इनसे जुड़ा है। आप एक बार जवाब देखिए, आपको अपने निकटतम विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो आपको उचित जांचें और उचित इलाज आपको बताएंगे। उसके लिए आपको जो भी दवाइयाँ लेनी होंगी वो आपको डॉक्टर बताएंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको रेगुलर लेनी पड़ेंगी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ होती है कि आपको जो दवाइयाँ दी जाएं उसको आप पूरा प्रॉपर तरीके से, ढंग से और लंबे समय तक लेनी होती है। तो बार बार आप डॉक्टर को दिखा करके टाइम टाइम से दवाइयाँ लें, जिससे कि आपके बेटे का ढंग से इलाज हो सके। जी, तो आपको उम्मीद है अपना सवाल का जवाब मिला होगा, और चिकित्सकों को दिखवाना कितना ज़रूरी होता है ये खुद इन दर्शक के सवाल से भी निकल कर आया सर। और इसी की हम बात भी कर रहे थे। दुनिया भर में अगर देखा जाए तो करीब करीब 6 करोड़ की आबादी बताई जाती है जो एपिलेप्सी से ग्रसित है, और हिंदुस्तान में भी करीब ये नंबर 1 से 2 करोड़ के बीच कहीं आकर ठहरता है। अलग अलग आधिकारिक रिपोर्टों के जरिए आया है। सर इसी से जुड़ा आगे की कड़ी में हम सवाल का मैं आपसे जवाब ये जानना चाहूँगा कि क्या कहीं जो लाइफस्टाइल है, जो आधुनिक लाइफस्टाइल है जिसमें हम बात कर रहे थे, स्मार्टफोन का एक तरह से का इस्तेमाल बढ़ा है, स्क्रीन टाइम बढ़ा है, बच्चे अब 2-3 साल के बच्चे ही मोबाइल गेम और वीडियो गेम्स के जरिए खाना खा रहे हैं, वरना वो मानते नहीं। और फिर स्कूली लाइफ में और कॉलेज के स्तर पर तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल खासतौर पर कोविड के बाद हो गया है। तो क्या स्क्रीन टाइम को भी इसमें संतुलित करने की ज़रूरत है? देखिए, स्क्रीन टाइम के अंदर स्पेशली ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि जो वीडियो गेम्स होते हैं ना, इससे एपिलेप्सी ट्रिगर होती है जी। वीडियो गेम से, फ्लैशी लाइट से। तो जैसे डिस्कोथिक्स में जाना, होटल्स के अंदर जाना, यहाँ पर जो फ्लैशी लाइट्स होती हैं वो इसको ट्रिगर कर सकती हैं। इसी तरीके से बच्चे जो वीडियो गेम्स खेलते हैं उससे ट्रिगर हो जाती है। हमने कई बार ये भी देखा है कि कुछ बच्चों के कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई ब्रेन में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उनके पेरेंट्स ही आके बताते हैं कि सब ये वीडियो गेम खेल रहा था, अचानक बेहोश हो गया, है ना। तो वो चीज़ जो है इसी की वजह से वो ट्रिगर हो रही है। बिल्कुल। तो ये चीज़ अपने को अवॉइड करने की ज़रूरत है खास तौर पे। तो क्या संतुलन ये किया जाए, भले ही बच्चा स्वस्थ है लेकिन कम से कम माता पिताओं को कोशिश करनी चाहिए कि ये स्क्रीन टाइम और इस तरह की फ्लैशी फैंसी लाइट्स में बच्चा ना कंट्रोल्ड तो रहना चाहिए ना। कई 1-2 घंटे तक बच्चे खेलते रहते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा तो कैसे चल सकता है? अगर 1-2 घंटे खेलेंगे तो डेफिनेटली माइंड पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अलावा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इस तरह के वीडियो गेम से। तो बिल्कुल। तो कई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सर, क्या सिर्फ ये मतलब बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, मौजूद सवाल भी है आज की लाइफस्टाइल को लेकर के, तो क्या सिर्फ जो ब्रेन के जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज या न्यूरॉन्स की आप बात कर रहे थे वो इस तरह से प्रभावित भी हो सकते हैं कि अगर आप किसी आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर में या लाइटी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा समय बिता रहे हैं तो इससे भी प्रभावित हो सकता है? बिल्कुल 100% प्रभावित होते हैं। क्योंकि अगर देखिए क्या है कि जो अपनी आईज़ हैं वो भी एक ब्रेन का कैमरा है एक तरीके से।
तो अब इसके थ्रू जो चीज़ जारी है वो ब्रेन को तो प्रभावित करेगी ही करेगी। तो यदि इस तरह की चीज़ जारी है जो वहाँ पर न्यूरॉन्स को ज़्यादा स्टिमुलेट करेगी तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होना स्वाभाविक है। तो अपने को इन चीज़ों को कंट्रोल तरीके से, संतुलित तरीके से करना चाहिए। बिल्कुल, तो इसमें बड़ी सर ने जो बताई महत्वपूर्ण बात है और पूरे समाज के लिए भी एक तरह से कहें कि इसमें एक बड़ी मैसेजिंग छिपी है कि जो बच्चों को शुरुआत से मोबाइल दिखाने की जो आजकल लत में तब्दील होती जा रही है उसमें कैसे संतुलन साधने की ज़रूरत है ताकि ब्रेन मस्तिष्क जो है सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। सर, इसी से अगला अब सवाल, हम प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि निदान होने के बाद अगर जो आपने बताया कि मेडिकेशन चलता है, एक चिकित्सक द्वारा एक तरह से कहें कि टेलर मेड मेडिसिन दी जाती हैं, लक्षण देख के उसी आधार पर उपचार किया जाता है किसी भी मरीज़ का, तो क्या उससे उबर के इंसान वापस से उसी दुनिया में अपने आम जीवन में लौट सकता है या फिर कहीं ना कहीं उसको एक वो शक रहता है कि वापस से इसमें मिर्गी की अवस्था में जा सकता हूँ? देखिए, कोई भी बीमारी होती है उसका अपन ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट होकर के जैसे समय के साथ मरीज ठीक हो जाता है तो उसको डेफिनेटली उसके लिए कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है जिससे कि आगे वो चीज़ ना हो, है ना। यदि मान लीजिए कि किसी को, अपन फॉर एग्जांपल बात करें, यदि किसी को डायबिटीज़ है तो उसके लिए अपन कुछ सावधानियां बरतते हैं ना, मीठा कम खाना, मॉर्निंग वॉक पे जाना। इसी प्रकार से मिर्गी के लिए भी अपने को कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। जो मैंने आपको चीज़ें बताई, फ्लैशी लाइट से बचना, लाउड म्यूज़िक से बचना, इस तरह की चीज़ें उनको अपनी जीवन उसके अंदर शैली में इनको ढालना पड़ता है। और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। उससे ये इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम हो जाती है। जी सर, बिल्कुल कम हो सकती है। और एक जो सवाल है इस वक्त पे जो मेरे जहन में आ रहा है, जो इन दिनों काफ़ी पढ़ने को भी आता है, हमारी जो लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ, काफ़ी लोग स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर में काम करते हैं, पढ़ाई से तनाव शुरू हो जाता है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो वो जो पढ़ाई का दबाव, फिर प्रोफेशनल लाइफ में तनाव, क्या इस तरह का स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस या किसी तरह की मेंटल ट्रॉमा भी इसको ट्रिगर कर सकते हैं या फिर वो वल्नरेबल ग्रुप हो सकता है जो मिर्गी या एपिलेप्सी की जद में आ सकता है? देखिए, स्ट्रेस भी एक कारण होता है इसके लिए, लेकिन अपने को जो लाइफ में जो काम करने हैं, आप एज एंकर काम करते हैं तो आपको अपना सारा काम करना ही है। मैं एज डॉक्टर हूँ तो मुझे अपना सारा काम करना है। जो स्टूडेंट है उसको पढ़ाई भी करनी है और उसको आगे भी बढ़ना है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि अपने को लाइफ को बैलेंस्ड करना ज़रूरी है। जो पढ़ाई का समय है वो पढ़ाई में जाना चाहिए, जो व्यायाम का समय है वो व्यायाम में जाना चाहिए, जो मित्रों और रिश्तेदारों को अपनों को समय देना है वो अपने को देना चाहिए। लाइफ में खुश रहना बहुत ज़रूरी है, लाइफ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक अपन एक बैलेंस्ड लाइफ नहीं जिएंगे तो डेफिनेटली अपने को स्ट्रेस होगा ही होगा। उस स्ट्रेस से बचने के लिए लाइफ को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, क्योंकि बाहरी लक्षण तो फिर भी दिख जाते हैं, जो आंतरिक लक्षण होते हैं, खासतौर पर जो मन और मस्तिष्क पर जो असर पड़ता है, कहा जाता है वो बड़ा लंबे समय तक असर रह जाता है, उसको स्वस्थ रखना भी जरूरी है। हालांकि मस्तिष्क दिखाई नहीं लेता, लेकिन सारी समस्याएं कहीं ना कहीं एक तरह से कहीं जो धारा होती है समस्याओं की वहाँ से निकलती है। एक स्वस्थ मस्तिष्क को लेकर के क्या ज़रूरतें हो सकती हैं आज के आधुनिक दौर में, आज की लाइफस्टाइल में, कैसे एक मस्तिष्क को स्वस्थ रखा जाए, ये भी ज़रा दर्शकों को आप तफसील से बता पाएँ। मनीष जी, मस्तिष्क को उसी प्रकार से स्वस्थ रखना ज़रूरी है जैसे अपन अपने हार्ट को स्वस्थ रखते हैं। इसके लिए जो पर्सनली मैं रिकमेंड करूँगा वो ये है कि एक तो आपको शुरू से ही आदत डालनी चाहिए कि अपन किसी प्रकार का व्यायाम, जो भी अपने को अच्छा लगता है। मैं पर्सनली मॉर्निंग वॉक को काफ़ी प्रेफर करता हूँ, मैं प्राणायाम, योगा को काफ़ी प्रेफर करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इससे सुबह सुबह अपन ये करके काफ़ी हद तक डी स्ट्रेस कर सकते हैं अपने आप को और एनर्जाइज हो सकते हैं। इसके अलावा अपने को लाइफ को बैलेंस करने के लिए अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इनके साथ भी समय बिताना चाहिए, अपना फैमिली के साथ में अपना समय बिताना चाहिए थोड़ा सा। और अपन वर्क प्लेस के ऊपर भी अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अगर रखते हैं तो आपका वर्क स्ट्रेस भी कम हो जाता है, कम होता है। और उसी से मतलब मन खुश तो पूरा दुनिया खुश और आपका शरीर भी स्वस्थ। एक कॉलर है हमारे साथ जुड़े हैं जी, पूछिए अपना सवाल, अपना नाम बताइए। जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है जी। जी, अपना नाम बताइए और डॉक्टर साहब से सवाल पूछिए। मेरा नाम देसराज है जी, मैं जिला फतेहाबाद हरियाणा से बात कर रहा हूँ जी। हाँ जी, मेरे बेटे को है ना दौरे आते हैं जी, मिर्गी के दौरे आते हैं, सारा शरीर कांपता है और आंखें गिर जाती हैं और मुंह में से झाग आता है।
क्या किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप, दिखवाया कभी? हाँ जी, दिखाया था जी, बीच में बंद हो गए थे, दोबारा फिर आने लगे। ठीक है, और कितने साल का बच्चा और कितने लंबे समय तक आपका ट्रीटमेंट चला है? 20 साल का है जी, ट्रीटमेंट 3 साल चला था जी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने सवाल के लिए। सर आप जवाब दीजिए। देखिए, इसमें क्या होता है कि कई बार जो ये जन्मजात जो दौरे में आपको बता रहा था वो होते हैं ना, तो उसके अंदर अपने को लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि 3 साल इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद उस समय ठीक हो गया, फिर इन्होंने ट्रीटमेंट बंद कर दिया, तो फिर दौरे आना चालू हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको अपना ट्रीटमेंट, जो भी जिन भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनसे वापस अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना चाहिए। हो सकता है कि थोड़े लंबे समय तक दवाइयाँ लेनी पड़े, लेकिन इनके दौरे यदि कंट्रोल हो जाएंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। जी, उम्मीद है आपको अपना जवाब मिला होगा। आप ट्रीटमेंट बंद मत कीजिए, दोबारा चिकित्सक को दिखाइए और फिर से अपने बच्चे का इलाज कराइए और लंबा ट्रीटमेंट लीजिए ताकि इससे उन्हें निजात मिल सके। तो सर, एक तरह से कहें कि जो मजमून है वो जो दर्शकों के सवालों से भी निकलता है कि कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट पूरा नहीं ले पा रही हैं या फिर ट्रीटमेंट लेने के लिए नहीं जा रहे हैं, तो वो जो सामाजिक जो एक तनाव की जो नौबत रहती है लोगों में, बताना नहीं है किसी को। 2 इश्यूज हैं। एक तो सामाजिक इशू है जी, जिसके जिसके अंदर की पेशेंट और फैमिली वो किसी को बताना नहीं चाहते और इसकी वजह से वो प्रॉपर इलाज नहीं लेते जी। दूसरा इसके अंदर जो इशू है वो ये है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होना। तो जो हम देखते हैं वो ये होता है कि अक्सर मरीज जैसे महीने 2 महीने 3 महीने दवाई लेकर के वो दवाई को बंद कर देते हैं और फिर ये कहते हैं कि साहब ये तो ठीक ही नहीं हो रहा, या फिर वो क्या करते हैं कि 2-4 दिन का गैप दे करके और देखते हैं कि भाई अभी ठीक है या नहीं है। तो मिर्गी का इलाज इस तरीके से नहीं हो सकता है। बिल्कुल। मिर्गी के इलाज के लिए आपको कंटिन्यूअसली अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना पड़ता है और आपको पूरा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। आप इसको बार बार बंद करके चेक नहीं कर सकते कि बिल्कुल मरीज ठीक हुआ है या नहीं। बिल्कुल सर, जाते जाते मैं चाहूँगा 30 सेकंड में आप दर्शकों को मैसेज दे पाएं जो मिर्गी से ग्रस्त हैं या फिर उसकी चपेट में आ सकते हैं, आशंका रहती है, क्या सामाजिक रूप से भी और चिकित्सक रूप से भी? देखिए, मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि यदि किसी को भी मिर्गी की बीमारी है तो उसको अपने निकटतम जो भी विशेषज्ञ हैं उनको दिखाना चाहिए। जो भी जांच के लिए वो बताएं वो जांच करानी चाहिए और यदि उसके संबंधित जो भी वो इलाज बताएं वो इलाज अपने को कराना चाहिए। यदि मेडिसिन से इलाज है तो मेडिसिन से इलाज कराएं, यदि कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत है तो वो करवाएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने तफसील से तमाम सवालों के जवाब दिए और पूरी बीमारी को आपने परत दर परत खोलकर लक्षण और निदान समझाया। तो फिलहाल हेलो डॉक्टर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों और कार्यक्रमों के लिए आप डीडी राजस्थान के साथ बने रहें। नमस्कार। नमस्ते।